गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए सेकंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हमारे प्रतिनिधि विचारक के रूप में हम गांधी जी का अध्ययन कर रहे हैं। गांधी जी के हमने विभिन्न विचारों का अध्ययन करते करते आज उनके महत्वपूर्ण गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। गांधी जी के आर्थिक विचारों में सबसे महत्वपूर्ण जो है उनका विचार वो है औद्योगिकीकरण का विरोध। गांधी जी ने हमेशा से अपने विभिन्न भाषणों में, लेखों में या फिर यूँ कहें कि अपने जो भी पुस्तकें लिखी, उन्होंने इसके संबंध में कहा है कि जो औद्योगिक क्रांतियाँ होती हैं और इस क्रांति के फलस्वरूप जो उत्पन्न केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है उसका उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया। ये कहते थे कि बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए अधिक मात्रा में कच्चे माल और बहुत अधिक मात्रा में निर्मित पदार्थों की बिक्री के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है, बड़ी बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं, वो एक देश से दूसरे देश में अपने वहाँ के जो कच्चे माल की सामग्री को देखते हुए वहाँ पर अपना उद्योग लगाते हैं। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर वो कच्चे माल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करते हैं और फिर जो पक्का माल बनता है अर्थात मशीनों के द्वारा कंपनी में जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको बेचने के लिए उन्होंने बड़े बाज़ार के लिए वो भागते हैं। तो ये क्या करेंगे कि उनको जहाँ कच्चा माल मिले और बड़े बाज़ार मिले तो ये उनकी खोज प्रवृत्ति बढ़ती जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। तो इस प्रवृत्ति से गांधी कहते हैं कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को जन्म होता है, जो कि एक प्रकार से नैतिकता के विरुद्ध है। आप समझ सकते हैं। दुनिया में आप देखेंगे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश जो गुलाम हुए, वो गुलाम होने के पीछे जो कारण रहा है वो यही था कि वो कच्चे माल की तलाश में बड़ी बड़ी कंपनियां यूरोप से निकल कर तीसरी दुनिया के देशों में गई और वहाँ जाकर उन्होंने अलग अलग देशों को गुलाम बनाया, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अपने हाथों में ले ली और एक धीरे धीरे करके वहाँ का ज़बरदस्त तरीके से शोषण किया, अत्याचार किया। तो गांधी जी इसको बहुत बड़ा एक मतलब यूँ समझते थे कि इसका विरोध किया। साथ ही ये भी उन्होंने जताया कि ये नैतिकता के ज़बरदस्त विरोध है। ठीक है। और जो गांधी ये भी कहते हैं कि जो बड़ी मशीनें हैं वो मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। अभिशाप क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि पहले सब व्यक्ति मिलकर काम करते थे किसी बड़ी मतलब कंपनी में या उद्योग में, वृहद उद्योग में, तो हर व्यक्ति को अपना रोज़गार मिलता था, उसका परिवार का पालन पोषण होता था, जीवन यापन करता था। लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों ने क्या किया, व्यक्तियों के स्थान ले लिया। अब एक मशीन कई व्यक्तियों का काम करती है, तो इससे क्या हुआ कि मनुष्य का शारीरिक और नैतिक पतन हुआ और औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप धन है वो थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गया। मतलब पूंजीपति दिन प्रतिदिन पूंजीपति और बहुत ही धनवान बनता जा रहा है और जो मजदूर है वो बिल्कुल निर्धनता की या बिल्कुल एकदम निर्धनता की रेखा पर अपना जीवन यापन करता है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप क्या होता है कि धन का भी केंद्रीकृत एक व्यक्तियों या थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रीकरण हो जाता है धन का। ठीक है। और बहुसंख्यक वर्ग है वो गरीबी में जीवन यापन करता है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण से शोषण को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, जो कि कदापि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने औद्योगिकीकरण का विरोध किया। दूसरा उन्होंने कहा है कि जब इसका विरोध करें तो किसका समर्थन करना था, तो उन्होंने कहा कि कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन मैं करता हूँ। गांधी जी ने कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित ऐसी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई रूप में कार्य करेगा। कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, मझले उद्योग, मतलब लघु उद्योग से भी छोटे, जो हर परिवार का समूह इस प्रकार काम करे। इससे क्या होता है कि जो व्यवस्था होती है वो विकेंद्रित होती है। हर व्यक्ति के पास अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन निर्वाह के लिए उसको आवश्यक सामग्री, अपना जीवन अच्छे ढंग से चला सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रत्येक गांव को एक आर्थिक इकाई के रूप में काम करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। इनका विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, वहाँ की भूमि, वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, उस देश के एनवायरनमेंट, उस देश की जो भूमि है और वहाँ के जो निवासी हैं उनका स्वभाव, क्योंकि ये व्यक्तियों निवासियों का स्वाभाविक जलवायु पर डिपेंड होता है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को स्थापित करने में अपना ज़बरदस्त तरीके से समर्थन किया। इससे प्रत्येक व्यक्ति को कम ज़्यादा मात्रा में अपना जीवन यापन करने के लिए उसको निर्धनता की ओर नहीं जाना पड़ता है। ठीक है। अगला उन्होंने कहा है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये ट्रस्टीशिप सिस्टम। आप समझ सकते हैं जिसको हिंदी में कहें न्यास सिद्धांत या प्रन्यास सिद्धांत। महत्वपूर्ण है, कभी कभी छोटे प्रश्नों के रूप में पूछा भी जाता है, इसलिए आपको ये अच्छे ढंग से समझना है। क्या है आखिर प्रन्यास सिद्धांत? देखिए, गांधी जी पूंजीवाद के विरोधी थे,
तो पूंजीवाद की बुराइयों के अहिंसक प्रतिकार के लिए गांधी जी ने प्रन्यास सिद्धांत प्रस्तुत किया कि पूंजीवाद की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए, और इस एक प्रकार से अहिंसक प्रकार से, क्योंकि हिंसा नहीं चाहते थे, वो मार्क्स की तरह हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, वो अहिंसक तरीके से इसका प्रतिकार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रन्यास सिद्धांत अर्थात न्यास सिद्धांत। ये जो प्रन्यास का जो विचार है, गांधी जी ने ईशावास्योपनिषद, जो हमारा उपनिषद है, उसमें एक उस मंत्र से ग्रहण किया है जिसमें लिखा है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है। इस संसार में जो कुछ भी है वो किसका है? ईश्वर का है। अतः व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों का त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए, कि हमारे पास जो भी संसाधन है उसका हम त्यागपूर्वक उपभोग करेंगे, न कि उसका हम गलत तरीके से या अपने स्वार्थों के आधार पर उसका उपभोग करें। इसलिए जो है वो सबका है, किसी एक व्यक्ति विशेष का उस पर अधिकार नहीं है। तो इससे प्रेरित होकर उन्होंने ये अपना सिद्धांत प्रन्यास का सिद्धांत दिया है। अब इसके संबंध में क्या कहते हैं गांधी का विचार था कि व्यक्ति अपने बौद्धिक और शारीरिक श्रम के द्वारा जो उपार्जित करते हैं, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति अपने बौद्धिक और शारीरिक श्रम के द्वारा जो कुछ भी उपार्जित करते हैं, जो कुछ भी पैदा करते हैं या जो कुछ भी निर्माण करते हैं, उस पर उसका स्वामित्व नहीं होता। जो कुछ भी बनाया है, निर्माण किया है, उपार्जित किया है, उस पर उसका स्वामित्व नहीं होता है, अपितु वे तो उसके संरक्षक और प्रन्यासी होते हैं। बल्कि कौन है वो? एक संरक्षक है। कौन है वो? संरक्षक है, अर्थात प्रन्यासी होते हैं। ठीक है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि जिन लोगों के पास धन व संपत्ति है, वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष साधनों व संपत्ति को सामाजिक हित में उपयोग करें। स्पष्ट हुआ? क्या कहते हैं कि जिन लोगों के पास धन या संपत्ति है, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि वे अपनी सिर्फ जो मूलभूत आवश्यकता हैं, जो ज़रूरत हैं, उनकी पूर्ति करें, अपने स्वार्थों के लिए नहीं, जो उनके जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं उनके लिए वो पूर्ति करें, और पूर्ति के बाद शेष जो भी साधन हैं, जो भी संपत्ति है, वो किसके हित में खर्च करें? समाज के हित में उपयोग करें, और समाज के हित में उपयोग उनको करना चाहिए। अर्थात धनिकों को चाहिए, अर्थात पूंजीपतियों को ये चाहिए कि अपने धन को अपना न समझकर समाज की धरोहर समझें, कि उनके पास जो भी धन है वो मेरा अपना नहीं है बल्कि किसका है? समाज का है। वो समाज की धरोहर समझकर उसको खर्च करें, और उसमें से अपने ऊपर जीवन निर्वाह मात्र के लिए खर्च करने के बाद शेष धन है वो समाज के हित के कार्यों में लगा देना चाहिए। गांधी जी का कहना है कि जो धनिक ऐसा न करें, उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग कदापि न करें, बल्कि अहिंसात्मक असहयोग व सत्याग्रह द्वारा उसका हृदय परिवर्तन करके सत्य के मार्ग पर लाने की चेष्टा करें। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, मेरी मेहनत है, मेरी पूंजी है, मैं समाज हित में क्यों खर्च करूं, क्या ज़रूरी है? तो उसको गांधी जी ने कहा है कि नहीं, उसका आप अहिंसात्मक तरीके से जवाब दो, उसका सत्याग्रह है, या फिर इस प्रकार से उसको समझाओ कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, वो इस बात पे यकीन करें कि वास्तव में मैं तो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उसका एक क्या कहते हैं, संरक्षक हूँ। ये संपत्ति है आखिर कई लोगों के अपनी मेहनत का, श्रम का फल का नतीजा है। मैं इसका मालिक नहीं हूँ, बल्कि मुझे समाज हित में खर्च करनी चाहिए। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि हिंसा का सहारा लिए बगैर अहिंसात्मक असहयोग व सत्याग्रह द्वारा उसका हृदय परिवर्तन करके उसको सत्य के मार्ग पर लाने की चेष्टा करें। लेकिन यदि पूंजीपति प्रन्यासी के रूप में कार्य करने में असफल रहें, तो शासन के द्वारा उनके उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए। गांधी जी कहते हैं आखिर इस तरीके से भी उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता है, तो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा है कि शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा उनके उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए, और उनका संचालन लाभ के लिए नहीं बल्कि मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, जो प्राय समाजवादी राज्यों में होता आया है। ठीक है। तो ट्रस्टीशिप के इस विचार के माध्यम से गांधी जी पूंजीवाद की बुराइयों का समाधान करना चाहते हैं। आई बात समझ में? तो ये था गांधी जी का अपना ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ठीक है। अगला है अपरिग्रह का सिद्धांत। आप देखिए, अपरिग्रह का सिद्धांत क्या है? ज़रूर से ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। गांधी ने आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए गांधी ने अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाने पर बल दिया। ध्यान रखना, आर्थिक अन्याय से बचाने के लिए और असमानता को दूर करने के लिए अपना इस जो अपरिग्रह के सिद्धांत है, इसका उन्होंने प्रतिपादन किया। गांधी का मत था कि प्रकृति स्वयं उतना ही उत्पादन करती है जितना सृष्टि के लिए आवश्यक है।
मतलब कि इस प्रकृति में उतना ही उत्पादन होता है जितनी इस प्रकृति पर रहने वाले इंसान और जीवों के लिए आवश्यक है। इससे ज़रूर से ज़्यादा प्रकृति भी उत्पादन नहीं करती है। इसलिए वितरण का जो प्राकृतिक नियम ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए प्राप्त करें, अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही संग्रह करें, ज़रूरत से ज़्यादा वो संग्रह बिल्कुल भी नहीं करें। इसलिए उन्होंने इस अपरिग्रह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में इस विचार को उन्होंने अपनाने पर बल दिया है। अगला है वर्ग सहयोग की धारणा। ध्यान रखना, आपने मार्क्स पढ़ा है। मार्क्स क्या कहते थे कि वर्ग संघर्ष, एक अमीर वर्ग है, दूसरा गरीब वर्ग है, बुर्जुआ और सर्वहारा, दोनों में संघर्ष पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर गांधी उसके बिल्कुल उलट हैं, विपरीत हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष नहीं पाया जाता है, बल्कि वर्ग सहयोग पाया जाता है। अर्थात आप देखेंगे कि गांधी जी या गांधीवाद साम्यवादी दर्शन की तरह वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते हैं। गांधी मानते हैं कि श्रमिक और पूंजीपति के हित परस्पर विरोधी नहीं होते हैं, वरन एक ही होते हैं। पूंजीपति और जो मजदूर है उनके हित परस्पर विरोधी नहीं होते हैं, बल्कि एक ही होते हैं, और उनके द्वारा सामूहिक प्रयत्नों के आधार पर उद्योग के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। आई बात समझ में? मतलब सामूहिक प्रयत्न के द्वारा पूंजीपति और श्रमिक दोनों मिलकर उद्योग के विकास में प्रयत्न करते रहना चाहिए। और इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में गांधीवाद वर्ग सहयोग की धारणा का प्रतिपादन करते हैं कि मजदूर और मालिक दोनों के जो हित हैं वो बिल्कुल विपरीत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए और दोनों को विकास की ऊंचाइयों को छूना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग सहयोग की मतलब बात पर अपना प्रबल समर्थन देते हैं। ठीक है, आर्थिक सहयोग पर की बात करते हैं। गांधी पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने के बजाय उसे शक्ति सीमित करना में उपयोग समझते हैं। कहने का तात्पर्य, मार्क्स तो पूरी तरह कहते थे कि मतलब पूंजीपति वर्ग को समाप्त करो, जो बुर्जुआ वर्ग है उसको समाप्त करो। लेकिन यहाँ पर गांधी क्या कहते हैं कि नहीं, उनको समाप्त करने के बजाय उनको की जो शक्ति है वो शक्ति को सीमित करना ही उपयोगी समझते हैं, कि ज़्यादा शक्ति उनके पास नहीं आनी चाहिए, शक्ति सीमित रहें, इसी में ठीक रहता है। यदि श्रमिक धनिकों के संपर्क में रहेंगे, अब ये भी बताइए देखो, क्योंकि गांधी जी का ऐसा विश्वास था कि जो मजदूर है, जो श्रमिक है, वो अगर धनिकों के संपर्क में रहेंगे, पूंजीपतियों के संपर्क में रहेंगे, तो वे भी बुद्धि और चातुर्य से लाभ उठाकर अपनी प्रगति कर सकेंगे। क्योंकि मजदूर वो कहते हैं कि औसत मानसिक दृष्टि मतलब स्तर होता है उनका, तो अगर वो पूंजीपतियों के संपर्क में रहेंगे, उनके मतलब एक प्रकार से नज़दीक रहेंगे, तो बेहतर ये होगा कि वो भी एक प्रकार से उसके अंदर बुद्धि का या और चातुर्यता का जो मतलब है जो भाव बढ़ेगा। इससे वो क्या करेंगे कि उसका वो अपने एक प्रकार से सीखने या एक प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त होगी, और वो भी फिर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपना लाभ उठाकर आगे प्रगति कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा कि किसी प्रकार से दोनों के हित हैं वो विपरीत नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। गांधी कहते हैं कि नदी के किनारे रहने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति की अपेक्षा जो कि एक शुष्क रेगिस्तान में रहता है, अन्न पैदा करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में कि एक जो रेगिस्तान में व्यक्ति जीवन यापन करता है और एक नदी के किनारे जीवन यापन करता है, और दोनों में से किस व्यक्ति के पास ज़्यादा अवसर होंगे अन्न पैदा करने के? तो सिंपल सी बात है, जो नदी किनारे रहता है, क्योंकि उसको पानी सुलभ होगा और उसको कई प्रकार की प्राकृतिक जो स्थितियाँ हैं वो भी उसके अनुकूल होगी। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि हमें पूंजीपति के विपरीत नहीं जाना है, बल्कि पूंजीपति की शक्ति को सीमित करते हुए उनके पास बुद्धि और चातुर्य का लाभ उठाकर हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, अगला बताया उन्होंने आर्थिक न्याय का सिद्धांत। आर्थिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? गांधी कहते हैं कि समाज प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नैतिक दायित्व को निभाए। हमारा जो मानव समाज है, मानव समाज व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए नैतिक दायित्व यह निभाएं। इसके लिए जरूरी है कि सभी व्यक्ति वितरण के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार आर्थिक जीवन व्यतीत करें। किसी भी प्रकार से उनके साथ भेदभाव, उनके साथ अत्याचार, शोषण ऐसा बिल्कुल नहीं करें। बिल्कुल आर्थिक न्याय के सिद्धांत को, जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसी के अनुसार अपना आर्थिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो इससे उसको न्याय की प्राप्ति हो सकेगी। अगला गांधी जी बताते हैं कि विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का समर्थन। वो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं। और आपने पढ़ा होगा औद्योगिकीकरण में, या फिर आप देखेंगे कि जहाँ भी उनको लगता है कि जहाँ केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होती हैं वहाँ पर मानवता का, मनुष्य का बहुत बड़ा शोषण होता है। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग और प्रत्येक परिवार अपने यहाँ पर कुछ न कुछ उत्पादन की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाते हुए
ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण पर बल देने का अपना जो विश्वास है उसको जताते हैं, इसलिए विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का पूरी तरह समर्थन किया है। साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि स्वदेशी को अपनाओ, स्वदेशी की धारणा को उन्होंने प्रबल तरीके से समर्थन किया है कि अपने देश में अपन स्वयं निर्माण करें, स्वयं उपभोग करें और दूसरों को उपभोग करवाएं। इससे क्या होगा कि अपने यहाँ पर ही माल की खपत बढ़ेगी, नया माल बनेगा, इससे आर्थिक जीवन में, आर्थिक व्यवस्था में और सब लोगों के जीवन स्तर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम स्वदेशी को अपनाएं। ठीक है। साथ ही ये भी कहते हैं अपना अंतिम विचार के रूप में कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य है। हर एक व्यक्ति श्रम करें, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, टीचर हो या मजदूर हो, सबको अपना शारीरिक श्रम अनिवार्य करना चाहिए और शारीरिक श्रम पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना श्रम स्वयं करना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जो आर्थिक विचार हैं वो प्रतिपादित किए। फिर भी जो आलोचना होती हैं, कुछ विचारक कहते हैं कि गांधी द्वारा औद्योगिकरण का विरोध एक प्रकार से नितांत अनुचित और अव्यवहारिक है। दुनिया में हर देशों में औद्योगिक क्रांतियाँ हुई, औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रही है दुनिया, तो गांधी जी इस प्रकार का विरोध करना कहीं किसी प्रकार से उचित नहीं है, बल्कि अनुचित और अव्यवहारिक है। दूसरी बात कहते हैं आलोचना में कि जो आप ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। कौन ऐसा पूंजीपति होगा जो अपने धन या अपने मतलब पैसे को दुनिया के मतलब समाज के लिए खर्च करे? उसका अपना हक है, उसकी अपनी मेहनत है, तो फिर ऐसा वो क्यों करेंगे? इसलिए ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को उन्होंने बिल्कुल मतलब आलोचक अव्यवहारिक मानते हैं। ठीक है। इन महत्वपूर्ण दो बातों पर सबसे ज़्यादा गांधी की आलोचना होती आई है। फिर भी अगर हम देखें कि हमारी सरकार लोक कल्याणकारी स्वरूप प्राप्त करने के लिए गांधी के कई आर्थिक विचारों को महत्व और महत्वपूर्ण स्थान दिया है।